नमस्कार विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 के अध्याय 6 के भाग 4 की। जैसा कि आपको पता, हमने पढ़ा रसारोहण। रसारोहण किसे कहते हैं? जड़ों द्वारा मृदा से जो अवशोषित जल हुआ, वो गुरुत्वीय जो बल है, उस गुरुत्वीय बल के विपरीत पादपों में ऊपर चढ़ने की जो क्रिया है, उसको बोलते हैं रसारोहण। अब रसारोहण में क्या होगा? सबसे पहले मूल रोम है वो मृदा से अवशोषित करेंगे जल को, और फिर आगे का जो कार्य है वो है जाइलम उत्तक का। तो जाइलम में कोशिकाएं हैं, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, वो क्या करेंगी? पादप की जो शीर्ष भाग है वहाँ तक जो विलयन है उसको ले जाने का कार्य करेंगी। तो वैसे ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। रसारोहण किसे कहते हैं, रसारोहण का मार्ग क्या है, उसका एक रंजक प्रयोग भी हमने सैफरनिन जो लाल रंग का अभिरंजक था उसकी सहायता से हमने उसको पढ़ा था। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। रसारोहण की जो क्रिया विधि है उसके बारे में हमें बात करनी है। तो रसारोहण की जो क्रिया विधि है उसका जो मूल सिद्धांत है वो क्या है कि भी जो मृदा द्वारा अवशोषित जल हुआ था वो कहाँ जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत काफ़ी ऊंचाई तक चढ़ता है, और इसको बोलते हैं ऊपरी मुखी गमन। तो ये जो ऊपरी मुखी गमन है, इसको समझने के लिए अनेक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से अनेक सिद्धांत और मत बताए, परंतु इनमें से ये 3 सिद्धांत हैं वो मुख्य रूप से लिए गए हैं: जैव बल सिद्धांत, मूल दाब सिद्धांत और भौतिक बल सिद्धांत। तो इन सिद्धांतों की हम आगे बात कर रहे हैं। पहला है अपना जैव बल सिद्धांत। जैव बल सिद्धांत क्या कहता है कि पौधों में जो रसारोहण है वो तने की जीवित कोशिकाओं के द्वारा होता है। इसका जो मूल बात क्या है जैव बल सिद्धांत का, कि जो पौधों में रसारोहण की क्रिया है वो तने की जीवित कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं के कारण उत्पन्न कुछ बल होते हैं, उनको बोलते हैं जैव बल, उनके कारण होता है। अब इससे संबंधित कुछ बातें कुछ वैज्ञानिक हैं उन्होंने बताई। जैसे एक वैज्ञानिक गोडलेवस्की, उन्होंने एक रिले पंप सिद्धांत बताया। रिले पंप सिद्धांत है, उसमें क्या बताया कि जो जाइलम पैरेनकाइमा है, जाइलम पैरेनकाइमा और मज्जा किरणों की जो जीवित कोशिकाएं हैं वो परासरण दाब में आवर्ती परिवर्तन होते रहते हैं, जिसके कारण क्या होगा? जैव बल उत्पन्न होगा, और जैव बल उत्पन्न होगा तो रसारोहण की क्रिया होगी। दूसरे वैज्ञानिक है सर जेसी बोस। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, स्पंदन सिद्धांत। तो स्पंदन सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया कि जो पादपों में वलकुट के सबसे भीतर की कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में अंतस्त्वचा है वो नियमित स्पंदन करती रहती है, अंतस्त्वचा, और उस लयबद्ध जो स्पंदन है उसके कारण ही क्या होता है? रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है। इन्होंने जो अपना प्रयोग किया वो प्रयोग था भारतीय टेलीग्राफ पादप। तो ये छोटे प्रश्न में पूछ सकते हैं। सर जेसी बोस है, उनका कौन सा सिद्धांत था? स्पंदन सिद्धांत। किस पर किया? भारतीय टेलीग्राफ पादप पर किया। फिर नेक्स्ट जो अगले वैज्ञानिक हैं स्ट्रॉसबर्गर, उन्होंने भी जीवित कोशिकाओं का रसारोहण की क्रिया विधि है, उससे सीधा तो संबंध नहीं बताया, पर यह बात बताई कि इनकी उपस्थिति से ये जो क्रिया है वो संपन्न होती है या इनके लिए अनुकूल वातावरण बनाती है। तो ये था पहला अपना सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है मूल दाब सिद्धांत। तो मूल दाब सिद्धांत क्या कहता है कि जो मूल के जाइलम की वाहिकाएं हैं उनमें कुछ रस पाए जाते हैं, और उनमें पाए जाने वाले धनात्मक दाब को मूल दाब कहते हैं। मूल के जाइलम की वाहिकाएं,
भाई मूल है, उसमें जाइलम उत्तक है, उसकी वाहिकाएं कोशिकाओं का प्रकार है, तो उसके रस में पाए जाने वाला जो बल है उसको बोलते हैं धनात्मक दाब, और वो ही कहलाता है मूल दाब। तो जाइलम मृदुतकीय कोशिकाओं में जल या विलयन के प्रवेश करने से कोशिका भित्ति में क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा, और वो पुनः अपने सामान्य स्थिति में आने का प्रयास करेगा, जिससे क्या होगा, कोशिका द्रव्य पर एक धनात्मक दाब पड़ता है, और इस धनात्मक दाब से कोशिका द्रव्य की कुछ मात्रा निकलकर वाहिकाओं में चली जाती है, और वाहिकाओं में पहुंचे इस द्रव के कारण उत्पन्न एक दाब है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मूल दाब। अब बात आती है मूल दाब है उसको किससे मापते हैं, मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है इसको। पादपों में जो मूल दाब है उसका जो मान है वो 2 वायुमंडलीय दाब है, उससे अधिक नहीं होता। एटमॉस्फेयर जिसको हम बोलते हैं ATM, एटमॉस्फेयर, तो 2 एटमॉस्फेयर है, 2 वायुमंडलीय दाब है, उससे अधिक नहीं होता। तो 2 वायुमंडलीय दाब से पादपों में ये बताया गया है कि 20 मीटर तक ही जल है वो ऊपर पहुंचाया जा सकता है, ऊपर चढ़ सकता है। अब जो 20 मीटर से अधिक ऊंचाई के पादप है उनमें ये क्रिया किस प्रकार से होगी, तो उसके लिए बताया गया है हाँ 20 मीटर तक ही जल ऊपर चढ़ सकता है 2 वायुमंडलीय दाब से। अब उससे ऊपर हैं उनमें पानी चढ़ने के लिए कम से कम जो 12 वायुमंडलीय दाब है वो होना चाहिए, और पादपों में इतना मूल दाब नहीं होता है। तो उसके लिए एक ये डायग्राम देख रहे हैं आप, इसके द्वारा जो दाब है उसका एक मूल दाब का प्रदर्शन बताया गया है। एक स्टैंड है और एक तना लिया है गमले में, उसको एक रबर ट्यूब से बांध करके, और ये जो मैनोमीटर है एक यंत्र या उपकरण कह सकते हैं, वो यंत्र या उपकरण की सहायता से ये जो पूरा है ये मैनोमीटर है, तो इसकी सहायता से क्या करते हैं, मूल दाब है उसका मापन करते हैं। तो ये सिंपल सा डायग्राम है जिसमें एक ये उपकरण मैनोमीटर लेते हैं और एक स्टैंड है और एक तना ले लिया। तो ये है पौधों में मूल दाब का प्रदर्शन। तीसरा जो मत या सिद्धांत है वैज्ञानिकों के अनुसार भौतिक बल सिद्धांत। भौतिक बल सिद्धांत क्या कहता है उसकी हम बात करते हैं कि ये जो सिद्धांत है उसके अनुसार रसारोहण की क्रिया है वो निर्जीव कोशिकाओं में ही होती है। अभी तक देखो 2 सिद्धांत की बात की हमने सजीव कोशिकाओं में। भौतिक बल सिद्धांत क्या कहता है कि रसारोहण की क्रिया किस में होती है, निर्जीव कोशिकाओं में होती है, और इनमें जैविक बल नहीं काम कर रहे। कौन से बल काम कर रहे हैं, भौतिक बल कार्य कर रहे हैं। तो जो अलग अलग वैज्ञानिक हैं उन्होंने अलग अलग जो भौतिक बल हैं, अब भौतिक बल कौन कौन से हैं, जैसे वायुमंडलीय दाब हो सकता है, केशिका बल हो सकता है, अंतः शोषण, ये जो सारे बल हैं वो भौतिक बल है, उनकी उपयोगिता बताई है। रसायन के जो सभी सिद्धांत हैं, तीनों जो सिद्धांत पढ़े हमने, उनमें सहसंजन तनाव सिद्धांत या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, तो ये अपना इम्पोर्टेंट लाइन है कि रसारोहण के सभी जो सिद्धांत हैं उनमें से सबसे अधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है, सहसंजन तनाव सिद्धांत, जिसको वाष्पोत्सर्जन भी बोल सकते हैं, और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव भी या आकर्षण। तो ये जो सिद्धांत है वो सबसे अधिक मान्य है। सहसंजन तनाव या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, सहसंजन तनाव का दूसरा नाम है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव है। उस सिद्धांत को 2 वैज्ञानिक थे, डिक्सन और जोली, उन्होंने प्रस्तुत किया था। और ये सिद्धांत क्या कहता है, उसके मुख्य बिंदु कौन से वो हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हम बात करें
मूल से पर्ण तक जल का सतत अटूट स्तंभ। मूल से पर्ण तक जल का सतत अटूट स्तंभ पाया जाता है, जिसे जल स्थैतिक तंत्र कहते हैं। ये ध्यान रखना आपको, जल स्थैतिक तंत्र। और वाष्पोत्सर्जन से हुई जल हानि है, उसके कारण जो पर्ण शिराओं के जल स्तंभ में उत्पन्न खिंचाव करता है, उसको वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहते हैं। ये पहले भी हमने बात की कि वाष्पोत्सर्जन से हुई जल हानि होगी तो पर्ण शिराओं के जल स्तंभ में एक खिंचाव उत्पन्न होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। फिर बात आती है फिर नेक्स्ट जो ससंजन तनाव या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, उसका अगला बिंदु क्या है। दो बिंदु हुए, कौन कौन से, मूल से पर्ण तक जल का एक सतत अटूट स्तंभ है, पथ है, रास्ता है, जिसको क्या बोलेंगे, जल स्थैतिक तंत्र। दूसरी बात, वाष्पोत्सर्जन से जल की हानि होगी और पर्ण शिराओं के जल स्तंभ में एक खिंचाव उत्पन्न करेगा, जिसको बोलेंगे वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। तीसरा बिंदु क्या है इसका, कि जो जल के अणु हैं उनके मध्य पाए जाने वाले ससंजन बल के कारण जाइलम में जल का एक अटूट स्तंभ बनता है, और जो अटूट स्तंभ बनता है उसके कारण ससंजन बल का मान है वो 45 से 207 वायुमंडल तक होता है। जैसे बात की ना हमने, 2 वायुमंडलीय दाब होता है, तो 20 मीटर के ऊंचाई के पादप तक ही सीमित है। उससे अधिक की ऊंचाई के पादप है तो ये ससंजन बल काम करता है, 45 से 207 वायुमंडल जो दाब है उस तक होता है। फिर नेक्स्ट बिंदु इसका ससंजन वाष्पोत्सर्जन खिंचाव का, कि पर्णों में बने, पत्तियों में क्या बन गया, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बन गया, तो उससे क्या होगा, जाइलम में स्थित जल का अटूट स्तंभ है वो निष्क्रिय रूप से शीर्ष मतलब पत्तियों तक उसकी ओर खींचा जाता है। ये परिवहन भी पढ़ा पीछे हमने, निष्क्रिय परिवहन, सक्रिय परिवहन। तो वाष्पोत्सर्जन होता है तो उसमें क्या होता है, निष्क्रिय परिवहन होता है। तो इससे जैविक बल या उपापचयी जो ऊर्जा है उसकी भूमिका नहीं रहती, इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, निष्क्रिय रूप बोलते हैं। और ये भौतिक बल है उसके द्वारा संपन्न होने वाली क्रिया है। तो इस आधार पर वाष्पोत्सर्जन जो खिंचाव है, ससंजन बल है, उसको हम समझा सकते हैं। और इसका प्रमाण क्या है, इसका प्रमाण ये है कि जो वाष्पोत्सर्जन की दर है वो सीधे रसारोहण से संबंधित है। तो इसको दोनों को, वाष्पोत्सर्जन की दर जितनी ज़्यादा होगी रसारोहण की दर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे दिन के समय वाष्पोत्सर्जन की दर क्या है, अधिक है, तो स्तंभ व शाखाओं में जल स्तंभ है, तनाव वो उस स्थिति में रहता है और वो पहुंचने की क्रिया होती है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस प्रकार से ये जो अपना छठा चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया, और इनका जो क्वेश्चन आंसर है, सॉल्यूशन है, आरबीएससी सॉल्यूशन 1 से लेकर 6 चैप्टर तक वो मैं पहले आपको भेज चुका हूँ। तो उन क्वेश्चन आंसर को आप पढ़ें, ये जो सारे वीडियो हैं उनको देखें, और जो नोट्स आपको उपलब्ध कराए गए उन नोट्स को आप लिखें, समझें। धन्यवाद।